हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमन चौधरी भरत स्टडी सर्किल से हिंदी की क्लास स्टार्ट करता हूँ। हिंदी की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे कहानी लेखन, जो है कि चैप्टर 2 मंत्र मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। इसमें देखिए कहानी है। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति भगत रहता था, जो कि बेचारा बहुत ही गरीब था। उसके 7 बेटे थे, जो गंभीर बीमारी से 6 बेटों की मौत हो गई। अब उनका एक ही बेटा था। वो भी कुछ दिनों से बीमार था और अब उसकी तबीयत खराब हो गई थी। यानी एक बूढ़ा भगत एक गांव में रहता था, जो कि बहुत ही गरीब था। उसके 7 बेटे थे, जो गंभीर बीमारी से मर चुके थे। अब उसका एक ही बेटा बचा था। वो भी कुछ दिनों से बहुत बीमार था। अब उसकी तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण बूढ़ा भगत और उसकी पत्नी बहुत ही परेशान थे, क्योंकि बुढ़ापे में उनका वही सहारा बचा था। यानी लास्ट बेटा जो उसका था, उसकी भी तबीयत कुछ खराब रहती थी, तो उसकी वजह से बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि वही उनका बुढ़ापे का सहारा बचा था। फिर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, उसके बेटे नारायण की हालत और भी खराब होती जा रही थी। फिर उसने सोचा कि शहर में एक बहुत मशहूर डॉक्टर चड्डा रहते हैं, उनके पास ले जाते हैं। यानी बूढ़े आदमी ने सोचा कि शहर में एक मशहूर डॉक्टर हैं, डॉक्टर चड्डा, उनके पास जाते हैं। फिर बूढ़ा भगत कई मील दूरी चलकर दूसरे दिन सुबह डॉक्टर चड्डा के बंगले के सामने आ पहुंचा। यानी नेक्स्ट डे जब हुआ, तो बूढ़ा भगत काफ़ी लंबी डिस्टेंस तय करके डॉक्टर चड्डा के बंगले पर आ पहुंचा। वहां डॉक्टर चड्ढा के पास गया और कहा कि एक बार मेरे बेटे को देख लीजिए, वरना वो मर जाएगा। यानी उसने डॉक्टर चड्ढा से ये प्रार्थना की कि एक बार मेरे बेटे को देख लीजिए, वरना वो मर जाएगा। डॉक्टर चड्ढा ने कहा, अभी मेरे खेलने का समय है, मैं तुम्हारे बेटे को अभी नहीं देख सकता हूँ। और वो अपनी कार में बैठ करके चले गए। यानी डॉक्टर चड्ढा ने मना कर दिया उसके बेटे को देखने को, और वो अपनी कार में बैठ करके चल दिए। और बूढ़ा भगत अपने बेटे को देखकर बहुत रोने लगा। आधे रास्ते में ही उसके बेटे की मौत हो गई। फिर बूढ़ा भगत अपने बेटे की लाश को घर ले आया। अब बूढ़ा भगत जो था, अपने बेटे की लाश को घर लेकर के वापस हुआ। उसकी पत्नी ने देखा कि घर से निकलकर वहां रोने लगी। जब उसकी पत्नी ने देखा लाश को, तो वो भी घर से बाहर निकलकर रोने लगी। उसके घर में चादर नहीं थी कि वह अपने बेटे की लाश को ढक सके। यहां तक कि उनके घर में चादर भी नहीं थी। किसी तरह चंद्रा मिला करके नारायण का अंतिम संस्कार तो किया ही गया। बूढ़ा भगत और उसकी पत्नी अपनी जिंदगी के आखिरी पल काट रहे थे। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर चड्ढा का बेटा था, वो भी बड़ा हो गया। स्कूल के बाद कॉलेज में पहुंच गया, और कॉलेज में उसके बहुत सारे दोस्त थे। यानी अब डॉक्टर चड्ढा का बेटा भी बड़ा हो गया, कॉलेज जाने लगा, और कॉलेज में उसके कई सारे दोस्त भी थे। उनमें से उनकी एक प्रिय दोस्त मृणालिनी भी थी। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। यानी कॉलेज जब वो गया, तो उसकी एक प्रिय दोस्त मृणालिनी भी बनी, जो कि उसकी अच्छी दोस्त थी, जो एक दूसरे को बहुत चाहते भी थे। अब कैलाश के जन्मदिन आ गया। यानी कैलाश का अब जन्मदिन आ गया। कैलाश डॉक्टर चड्ढा का बेटा है, जिसमें उसके सभी दोस्त आए थे। चारों तरफ खुशी का माहौल था। पूरा बाग बगीचा लाइटों से सजा हुआ था। यानी कि उसका बर्थडे का टाइम है, सब लोग आ चुके हैं, पूरा बाग बगीचा लाइटों से सजा है। कैलाश के सारे रिश्तेदार भी आ चुके थे, और अब उनकी दोस्त मृणालिनी भी आ चुकी थी। मृणालिनी ने कहा, मुझे तुम अपना सांपों का कलेक्शन दिखाओ। यानी कैलाश को सांप पालने का शौक था, तो मृणालिनी ने रिक्वेस्ट किया कि तुम अपने सांपों का कलेक्शन मुझे दिखाओ।
कैलाश ने कहा, आज नहीं, फिर कभी दिखाऊंगा। कैलाश के दोस्तों ने कहा, अगर मुझसे कोई लड़की कहती तो मैं मना नहीं करता। दोस्तों ने कैलाश का मजाक उड़ाया, यानी कि सभी दोस्तों ने मिलकर के कैलाश का मजाक उड़ाया और कहा कि अगर कोई लड़की हमसे कहती तो मैं तो मना ना करता। कैलाश को गुस्सा आ गया। फिर उसने अपने दोस्तों को अपने सांपों का कलेक्शन दिखाया। उस कमरे में तरह तरह के सांप रहते थे और औषधियों की अगर कोई सांप काटे तो दवा लगा करके उसको ठीक कर सकें। पर उनमें से एक सांप बहुत ही जहरीला था, यानी वो उस कमरे में लेकर के गया जहां पर अलग अलग तरीके के सांप रहते थे और उनकी औषधियां भी रखी थी कि कोई सांप काट ले तो उसको लगाया जा सके। पर उनमें से एक सांप बहुत ही जहरीला भी था। कैलाश ने उस सांप को अपने दोस्तों को दिखाया। कैलाश उस सांप की गर्दन पर बार बार दबा रहा था, यानी कैलाश ने वही जहरीला सांप उठा लिया और उसकी गर्दन को बार बार वो दबा रहा था। तभी अचानक जहरीले सांप ने कैलाश को काट लिया और कैलाश की मौत हो गई। जैसे जैसे डॉक्टर को यह बात पता चली, डॉक्टर चड्ढा ने कहा, देश विदेश के अच्छे अच्छे डॉक्टर को बुलाओ और मेरे बेटे को वो ठीक करें। डॉक्टर चड्ढा ने कहा कि अब देश विदेश से अच्छे अच्छे डॉक्टरों को बुलाया जाए और वो सब मिलकर मेरे बेटे को ठीक करें। कई बड़े बड़े डॉक्टर आए पर वे कैलाश को ठीक नहीं कर पाए, उसको नहीं उठा पाए। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में पहुंच गई। एक बूढ़े व्यक्ति को ये खबर पता चली जो कि गांव का था। उसने ये बात बूढ़े भगत को बता दी। उस व्यक्ति ने कहा, जो डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप ने काटा है उसके बेटे को ठीक कर देगा, वो माला माल हो जाएगा। यानी बूढ़े व्यक्ति ने ये बात भगत को बताई, बूढ़े भगत को, कि जो डॉक्टर चड्ढा के बेटे को ठीक कर देगा वो माला माल हो जाएगा। बूढ़ा भगत ये बात सुनकर बहुत खुश हो गया कि डॉक्टर चड्ढा का बेटा मर गया है। उसने कहा, आज मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिली होगी। फिर भी उसने सोचा कि एक बार देखते हैं कि वहां का माहौल कैसा है, डॉक्टर चड्ढा अपने बेटे की मौत पर कैसे रो रहे होंगे। ये बूढ़ा भगत ने सोचा। वह गया और डॉक्टर चड्ढा से कहा कि क्या मैं तुम्हारे बेटे को एक बार देख सकता हूं। यानी बूढ़ा भगत अब डॉक्टर चड्ढा के पास गया और उनसे बोला कि क्या मैं आपके बेटे को एक बार देख सकता हूं। डॉक्टर चड्ढा ने उसे इजाजत दे दी। उसने कहा, कमरे से सब लोग बाहर चले जाओ। सभी लोग कमरे से जाने लगे और कहारों से कहा, बाल्टी भर भर के ठंडा पानी लेकर के आओ और जब तक मैं ना कहूं तब तक रुकना नहीं। कहार बेचारे पानी ले लेकर के आए। करीब 30 बाल्टी पानी तक उसने शरीर पर डाला। यानी कहार जो पानी लेकर के आए थे उसमें से 30 बाल्टी पानी उसने कैलाश के शरीर पर डाला और कैलाश ठीक हो गया। सब खुश हो गए और चुपचाप वो अपने घर को चला गया। बूढ़ा भगत अपने घर को चुपचाप चला गया। कैलाश के ठीक हो जाने के बाद सब लोग खुश हुए और बूढ़ा भगत अपने घर को चला गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रमन चौधरी फ्रॉम भरत स्टडी सर्किल आज आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें से कुछ कहानियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक कहानी आपके पेपर में लिखने को आती है। उन कहानियों में से एक कहानी है नए मेहमान। ये पहली कहानी है, इसको पढ़ते हैं। गर्मी का समय था। विश्वनाथ और उसका परिवार एक छोटे से घर में रहते थे। यानी गर्मी के टाइम की बात थी। विश्वनाथ और उसका परिवार एक छोटे से घर में रहते थे। वे बहुत ही गरीब थे। रात का समय था। विश्वनाथ ने एक छोटा टेबल फैन लगाया था ताकि उसका बच्चा सो जाए। यानी वो बहुत ही गरीब थे। रात के समय विश्वनाथ ने एक छोटा टेबल फैन लगाया था ताकि उसके बच्चे सही तरीके से सो जाएं। खाना खाकर सोने ही जा रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वो लोग बेचारे सोने जा रहे थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। विश्वनाथ नीचे गए और गेट को खोला तो 2 व्यक्ति दरवाजे पर खड़े हुए थे।
विश्वनाथ ने पूछा, आप लोग कौन हैं? वो कहते हैं, हम आपके दूर के रिश्तेदार हैं। विश्वनाथ पहचान नहीं पाया, फिर भी वे दोनों समझौता करके बेशर्मी से अंदर चले गए। यानी कि विश्वनाथ उनसे पूछ ही रहा था कि आप कौन हैं भाई, कहाँ से आए हैं, लेकिन वो बेशर्मी से अंदर आ जाते हैं। कमरे में बैठते हैं और कहते हैं कि हमें बहुत गर्मी लग रही है, हमारे नहाने का इंतज़ाम है। फिर वे नहा लेते हैं और नहाकर वो कहते हैं कि अब हमें भूख लग रही, हमारे खाने का इंतज़ाम करो और हमें ठंडा पानी भी पीना है। यानी कि वो जब बेशर्मी से अंदर आ जाते हैं तो वो उससे बोलते हैं कि हमें बहुत गर्मी लग रही है, हमें नहाना है, और नहा लेने के बाद वो लोग बोलते हैं कि हमें भूख लग रही है, हमें खाने का इंतज़ाम करो, हमारे खाने का, और हमें ठंडा पानी भी पीना है। तो विश्वनाथ अपने बेटे प्रमोद को जगाता है और कहता है कि जाओ नुक्कड़ वाली दुकान से बर्फ लेकर के आ जाओ। घर पर मेहमान हैं। उधर रेवती को बहुत तेज़ बुखार चढ़ा हुआ है। बेचारी तपती गर्मी में खाना बनाती है। यानी रेवती जो है उसकी बीवी विश्वनाथ की, उसके फीवर है, फिर भी वो तपती गर्मी में खाना बनाती है। विश्वनाथ जी से बोलती है, जरा इनसे पूछिए तो ये हमारे कौन से रिश्तेदार हैं। विश्वनाथ जी उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप कहाँ जाएंगे। यानी विश्वनाथ अब उनसे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ को जाएंगे। वे दोनों बताते हैं कि कवि विश्वनाथ जी का घर यही है ना। यानी कि वो दोनों रिश्तेदार विश्वनाथ से पूछते हैं कि क्या ये कवि विश्वनाथ जी का घर है। विश्वनाथ कहते हैं कि आप गलत घर में आ गए हैं, कवि विश्वनाथ आगे वाली गली में रहते हैं। और वो अपने बेटे प्रमोद से बोलते हैं, बेटा जरा जाओ कवि विश्वनाथ जी का घर का पता इनको दिखा दो। वे चले जाते हैं। फिर वे सब सोने जा रहे होते हैं कि फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। रेवती सोचती है कि कहीं फिर से ये दोनों ना आ गए हों, यानी वही रिश्तेदार फिर से ना आ गए हों। विश्वनाथ नीचे जाकर गेट खोलते हैं। देखा तो रेवती का भाई आया हुआ है। रेवती अब बहुत खुश हो गई, अपने भाई को ऊपर लेकर के आती हैं और प्रमोद को जगाती हैं, कहती हैं कि मामा आए हैं, जाओ नुक्कड़ वाली दुकान से बर्फ़ लेकर के आ जाओ। रेवती खाना बनाती हैं और विश्वनाथ कहते हैं, अभी तो तुम्हारी तबीयत खराब थी, अब तुम खाना बनाने लगी। रेवती कहती है कि मेरा भाई आया है और मैं उसे खाना खिलाए बगैर नहीं भेजूंगी। थैंक यू।